नमस्कार बच्चों। अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं, अगर सोशल साइंस की तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स में चैप्टर फर्स्ट को लेकर आए हैं, जिसका नाम है विकास। यानी अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं तो इस वीडियो में दिए गए सारे जो टॉपिक है यानी इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ सकेंगे। साथ ही साथ इस चैप्टर में हम बहुत अच्छे से नोट्स आपके लिए लेकर आए हैं कि इस चैप्टर को पढ़ के आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हम चित्रों के माध्यम से हर एक टॉपिक को बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश किए हैं। कि उम्मीद यही करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद जो आपकी समस्या है चैप्टर को समझने की, वो कंप्लीट रूप से क्या है, हल हो जाएगी। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को, और लास्ट में आपको ये बताया जाएगा कि इस चैप्टर की आपको PDF कहाँ से मिलने वाली है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th में अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स है, अध्याय इसका फर्स्ट है जो इसका नाम है विकास। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि इस चैप्टर में हम किन किन टॉपिक को करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम विकास को समझेंगे कि विकास किसे कहते हैं, और इसके साथ साथ हम ये जानेंगे कि जितने भी व्यक्ति होते हैं सभी व्यक्तियों के जो लक्ष्य होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है। और आय और अन्य लक्ष्य, यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सभी व्यक्तियों के जो लक्ष्य होते हैं वो आय ही केवल हो, यानी आय के साथ कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जो भी क्या है, लक्ष्य होते हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय विकास के बारे में हम पढ़ेंगे, और राष्ट्रीय विकास के अलावा हम क्या है, विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे और समझेंगे। और प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, यानी कि जिसे आप औसत आय भी कह सकते हैं, और आय और अन्य मापदंड के बारे में भी पढ़ेंगे और समझेंगे। सार्वजनिक सुविधाएं क्या क्या होती हैं, मानव विकास रिपोर्ट क्या होता है, इसे जारी कौन करता है, और विकास की धारणीयता क्या होती है। प्यारे बच्चों, इसको समझने वाले हैं। यानी इस चैप्टर में इन सारे टॉपिक को हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, और उम्मीद करते हैं कि इस सारे टॉपिक को आप समझ लेंगे। तो फटाफट क्या वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि जितने भी वीडियो को लाइक करेंगे हम एक एक चैप्टर को आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आएंगे, यानी कि आप सही प्रकार से अपने नोट्स बनाएंगे, कॉपी में नोट करेंगे और 1 या 2 बार पढ़ लेंगे, जिससे क्या है एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आप चैप्टर को। तो चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि विकास क्या होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि विकास से तात्पर्य होता है कि भाई लोगों की प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना या उनके जीवन स्तर का बढ़ना, निर्धनता का कम होना और साक्षरता का बढ़ना ही क्या है, विकास कहलाता है। यानी कि विकास हम उसे कह सकते हैं अगर जहाँ पर भी अगर शिक्षा, यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य और लोगों के जीवन स्तर के साथ साथ अगर अर्थव्यवस्था में भी अगर वृद्धि होती है तो उसे हम क्या, विकास कहते हैं। यानी कि हमेशा वृद्धि होते जाना, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो। तो यहाँ पर आपसे यही बताया गया कि विकास से जो तात्पर्य होता है लोगों की प्रति व्यक्ति आय, यानी कि जो लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय ये भी क्या है, बढ़ती जाए, और साथ ही साथ उसके जो जीवन का जो स्तर ये भी ऊंचा होना चाहिए, और निर्धनता भी कम होनी चाहिए, और साक्षरता का बढ़ना, यानी कि प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना, जीवन स्तर ऊंचा होना, और इसी के साथ जो उनकी निर्धनता है वो भी क्या, कम होनी चाहिए, और जो साक्षरता का जो स्तर है वो भी क्या है, बढ़ना चाहिए। अब चैप्टर में आप देखते हैं कि सबसे पहले आपको मिलता है यहाँ पर कि विकास क्या होता है, यानी कि विकास क्या वादा करता है। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं कि जो विभिन्न जो व्यक्ति हैं, यानी जो अलग अलग प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनके जो लक्ष्य क्या होते हैं वो अलग अलग होते हैं। यानी अगर जितने भी व्यक्ति होते हैं, जितने भी कैटेगरी या श्रेणी की जो व्यक्ति होती हैं, उन सबके क्या जो लक्ष्य होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए, अगर भूमिहीन जो ग्रामीण मजदूर होते हैं, तो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर का मतलब होता है कि यानी कि भूमि का न होना, यानी कि वे किसान जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती है। अब उन किसानों के लिए जो है, जो विकास का लक्ष्य क्या होगा, तो विकास का लक्ष्य ये होगा कि भाई काम करने के अधिक दिन, यानी जो भूमिहीन किसान होता है, मजदूर, वो यही सोचता है कि उसको क्या है कि जो काम करने के जो अधिक दिन मिले, यानी कि उसको काम करने के लिए बहुत ज़्यादा दिन मिले, और इसके साथ ही साथ उसको जो मजदूरी मिले वो भी बेहतर मिले, यानी अच्छी मिले। और वो ये भी चाहता है कि इसके जो बच्चे हैं वो स्थानीय स्कूल के द्वारा क्या है, उनके बच्चों को भी क्या अच्छी शिक्षा की व्यवस्था भी मिले। और वो किसान ये भी चाहता है कि उसके साथ क्या है, समाज में कोई भी भेदभाव न होने पाए। यानी यह जो भूमिहीन जो ग्रामीण मजदूर होते हैं, ये उनका लक्ष्य है कि भाई उनको क्या अच्छी मजदूरी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा उनको काम मिले, और इसके साथ ही साथ उनके बच्चों को भी अच्छी प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था मिले, स्वास्थ्य की सुविधा मिले, और उनके साथ किसी भी प्रकार की समाज में भेदभाव न हो। अगर यही बात होती है शहर में रहने वाले एक अमीर परिवार की एक लड़की के बारे में,
यानी कि जो एक शहर में रहने वाली एक अमीर परिवार की लड़की है, उसके विकास के लक्ष्य क्या हो सकते हैं? तो जाहिर सी बात है कि जो उस लड़की के मन में यही चल रहा होगा कि उसको क्या अपने भाई के समान ही इसको आज़ादी मिले, स्वतंत्रता मिले, या वो खुद भी अपनी फैसले को ले सके, और वो भी क्या अपने भाई के समान ही क्या विदेश में जाकर क्या है पढ़ाई कर सके, या बाकी लड़कों के समान क्या है बाहर जाकर फील्ड में वर्क कर सके या कहीं पर नौकरी कर सके। तो ये यहाँ पर है कि एक शहर में रहने वाली लड़की के विकास के लक्ष्य। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चैप्टर को थोड़ा थोड़ा समझना शुरू कर दिए होंगे, क्योंकि यहाँ पर यही बताया गया कि भाई जितने भी लोग होते हैं, श्रेणी के लोग होते हैं, उनके विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। हो सकता है कि अगर पंजाब में जो रहने वाले किसान हैं उनके लक्ष्य अलग हो सकते हैं। अगर यही बात की जाती है कि भाई शहरी यानी कि शहर में जो रहने वाले बेरोजगार युवक हैं उनके क्या लक्ष्य हो सकते हैं, तो आप ये बता सकते हो कि जो शहर में रहने वाले जो बेरोजगार युवक हैं उनके लक्ष्य यही हो सकते हैं विकास के, कि वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, अच्छी सुविधाएं उनको मिले। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप ये बात करते हैं कि शहर के अमीर परिवार का एक लड़का है तो उसका लक्ष्य क्या हो सकता है, या नदी घाटी का एक आदिवासी है तो उसके लक्ष्य क्या हो सकते हैं। तो अब ये बता सकते हैं कि जो नर्मदा घाटी का एक आदिवासी है उसका लक्ष्य यही हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा डैम न बनने पाए, क्योंकि जब डैम बनता है तो ज़्यादा मात्रा में क्या पानी को इकट्ठा किया जाता है, जिससे निचले स्तर के जो ज़मीन होती है वो जलमग्न हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से जो आदिवासी है उनका लक्ष्य ये नहीं होगा। अगर बात की जाती है एक पूंजीपति की, तो वो यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डैम बने, जिससे ज़्यादा मात्रा में बिजली पैदा हो सके और उनको सस्ते दर पे क्या है बिजली उपलब्ध हो सके, और जिससे ज़्यादा वो क्या अपना उत्पादन कर सकें और ज़्यादा वो लाभ प्राप्त कर सकें। इसी प्रकार से एक ऑटो वाले की बात होती है, या मजदूर की बात होती है, या ठेकेदार या खेत में काम करने वाला किसान, तो सभी लोगों के जो लक्ष्य अलग अलग होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस टॉपिक को समझ में आ गया होगा आपको कि जितने भी लोग होते हैं सबके क्या जो लक्ष्य विकास के वो अलग अलग होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि आय और अन्य लक्ष्य, यानी कि जो आय के साथ साथ कुछ और भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लक्ष्य का काम करती हैं, यानी कि केवल आय ही विकास के लक्ष्य नहीं माने जाते हैं, कुछ उसके अन्य भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको क्या हम लक्ष्य मानते हैं। तो इसमें क्या हो सकता है, तो आप सब जानते हैं कि जो लोग चाहते हैं कि उन्हें जो क्या है नियमित काम भी मिलता रहे और एक अच्छी मजदूरी मिले, और अपनी जो उनकी जो उपज है अथवा जो कुछ अन्य उत्पादों के लिए अच्छी कीमत भी उनको मिलते रहे। लेकिन इसके साथ ही वह क्या है स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा और सम्मान भी चाहते हैं। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे चाहते हैं कि उनको एक अच्छी जो है आमदनी तो होगी, यानी आय मिले उनको, इसके साथ साथ उनको मजदूरी भी मिले, और कुछ उनकी जो उपज होती है उनकी भी पैसे भी उनको अच्छी कीमत भी उनको मिले। लेकिन इतना ही सीमित नहीं है, यानी मजदूरी तो मिले, अनियमित काम भी मिले और उनकी उपज की अच्छी कीमत भी मिले, लेकिन इनके साथ साथ लोग ये भी चाहते हैं कि उनके साथ स्वतंत्रता का व्यवहार किया जाए, समानता का व्यवहार किया जाए, या उनको सुरक्षा मिले और उनके साथ भी क्या है सम्मान होना चाहिए। यानी कि वे सभी क्या है आय के साथ स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा और सम्मान भी पाना चाहते हैं। यानी अब हम कह सकते हैं कि हम क्या कह सकते हैं कि केवल आय ही क्या है विकास का लक्ष्य नहीं हो सकता, यानी कि कुछ और भी है। तो यहाँ पर आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे। यानी यदि अगर आपसे कहा जाए कि आपके घर से कहीं दूर स्थान पर आपको नौकरी मिल रही है, ठीक है, और हो सकता है कि वहाँ पर आपको कुछ पैसे ज़्यादा मिले। मान लीजिए कि आपके घर से कहीं दूर आपको जो नौकरी मिल रही है वहाँ पर 35,000 आपको मिल रहा है, और ठीक उसी प्रकार से आपके घर के पास भी एक नौकरी आपको मिल रही है और वहाँ पर आपको 25,000 या 30,000 मिल रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप कहाँ पर नौकरी करना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोगों का आंसर यही होगा कि हम अपने घर के पास ही जो जॉब मिल रही है हम वहीं पर करना चाहेंगे। अब पूछा जाता है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि जो घर से थोड़ा दूर है वहाँ पर अच्छी सैलरी भी मिल रही है। लेकिन अगर लोगों का जवाब ये होता है कि हमारे घर की जो आसपास है यहाँ पर बहुत सारी सुविधा भी मिलेगी, हमें आने जाने का समय भी बचेगा, तो इन सारी सुविधाओं को वो देखते हुए क्या है जहाँ कम पैसा मिलता है वहाँ पर ही जॉब
कर लेते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कि लोग क्या केवल यहाँ पर केवल उनकी यानी कि अच्छी इनकम भी क्या उनके लिए लक्ष्य नहीं है, यानी वे क्या करते हैं कि पैसे को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, इसके साथ साथ क्या है सुरक्षा व कुछ अन्य सुविधाओं को भी महत्व देते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि केवल लोग यहाँ पर पैसे को ही महत्व नहीं देते हैं, पैसे के साथ साथ सुरक्षा और कुछ अन्य सुविधाओं को भी महत्व देते हैं। आगे देखते हैं अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है कि राष्ट्रीय विकास। अब राष्ट्रीय विकास क्या है, तो आप इसको बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। यानी कि राष्ट्रीय विकास को लेकर भी क्या है लोगों की जो अलग अलग धारणाएं या लक्ष्य होते हैं। यानी यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि देश के विकास के विषय में जो विभिन्न लोग हैं उनकी क्या धारणाएं होती हैं, या कभी कभी हो सकता है कि उनकी जो है विभिन्न, यानी यह कह सकते हैं कि यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की जो धारणाएं होती हैं वो भिन्न हो सकती हैं, यानी कि सबसे अलग अलग हो सकती हैं, या हम यह कह सकते हैं कि ये परस्पर विरोधी यानी एक दूसरे के विरोधी भी हो सकती हैं। अब यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं विभिन्न देशों या राज्यों की जो तुलना हम कैसे करें, यानी कि जो विभिन्न देश होते हैं या राज्य होते हैं इनकी तुलना कैसे की जाए। यानी कि कोई एक बहुत ही बड़ी जो जटिल समस्या होती है कि हम किस आधार पे हम जो विभिन्न देश हैं या विभिन्न राज्य हैं इनकी तुलना कैसे किया जाए। यानी हम कह सकते हैं कि अगर विकास का अर्थ अगर देखा जाए तो इसका जो अर्थ है वो अलग अलग हो सकता है। तो फिर कुछ देशों को विकसित और कुछ को अविकसित कैसे कहा जा सकता है। यानी कि जो विकास का जो अर्थ होता है वो सभी के लिए क्या अलग अलग हो सकता है। तो हम कैसे कुछ देश को विकसित कह दें और कुछ को अविकसित कह दें, तो ये बात यहाँ पर आपको सोचने वाली बात है। लेकिन अगर कुछ तो इस आधार पर हम यह भी नहीं कह सकते हैं कि कौन सा देश विकसित है और कौन सा देश अविकसित है। तो इन सभी के लिए एक पैमाना बनाया गया है जिसके आधार पर हम ये निकाल सकते हैं कि यह देश विकसित है और यह क्या अविकसित है या ये विकास कर रहा है। तो जैसे हम मान लें कि अगर आपकी क्लास में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं, जो बहुत सारे बच्चे होते हैं कि बहुत अच्छे हैं, उसमें से किसी अगर एक को आपको अगर सेलेक्ट करना है तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यानी कि अब उसका आधार क्या होना चाहिए कि हम किस आधार पर उस बच्चे को सिलेक्ट करें। हो सकता है कि कोई जो बच्चा वो पढ़ाई में अच्छा हो और कोई खेल कूद में अच्छा हो और कोई गीत संगीत में अच्छा हो। यानी कि जो हर एक बच्चा है किसी न किसी में क्या है एक अच्छा या एक्सपर्ट होता है, तो हम उसमें सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं कि उसको किस रूप में उसे सिलेक्ट करें। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो विभिन्न जो छात्रों की जो तुलना कैसे की जाए। यानी हमारे लिए समस्या फिर ये हो जाती है हम अलग अलग छात्रों में से हम कैसे उनको सिलेक्ट करें, यानी कि उनकी तुलना हम कैसे करें। जैसे कि उनमें ऊंचाई, स्वास्थ्य, प्रतिभा और रुचि के अनुसार भी उनमें क्या अंतर होता है। हो सकता है कि सबसे जो स्वस्थ छात्र है वो सबसे अधिक पढ़ने वाला छात्र ना हो। यानी कि अगर जिस छात्र को हम देखते हैं कि वह हमेशा स्वस्थ रहता हो तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो पढ़ने वाला ही छात्र हो। या हम ये कह सकते हैं कि जो सबसे बुद्धिमान छात्र है, जो बुद्धिमान छात्र है हो सकता है कि वो मित्रता व्यवहार न रखता हो। यानी कि जो सबसे बुद्धिमान छात्र है वो दोस्त नहीं बनाता हो। या हम ये कह सकते हैं कि जो अगर बीमार छात्र हो वो पढ़ने में कमज़ोर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम छात्रों की जो तुलना करना है या कैसे करते हैं, तो हम जो मापदंड का प्रयोग करेंगे वह क्या है तुलना के उद्देश्य पर ही निर्भर करेगा। यानी कि जो खेल कूद टीम है, वाद विवाद टीम है, संगीत टीम या पिकनिक के लिए टीम है, सबके चयन के लिए हमें क्या है अलग अलग मापदंड का यूज करना चाहिए। ठीक है, अब हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि भाई देशों की जो तुलना करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि जिसके पास अधिक आय वाले जो देश हैं इनको क्या है कि कम आय वाले देशों की तुलना में अधिक विकसित माना जाए। ऐसा नहीं है कि मान लो अगर किसी भी देश की जो आय सबसे ज़्यादा है तो उसको हम क्या ज़्यादा विकसित मान लें, या किसी भी देश की जो आय कम है तो उसे हम कम विकसित मान लें, ऐसा नहीं है। ठीक है, यानी यहाँ पर यही बताया गया है कि देशों की जो तुलना है करने के लिए जो अधिक आय वाले देश को
कम आय वाले देशों की तुलना में अधिक विकसित माना जाता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि देशों की जो जनसंख्या ये अलग अलग होती है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो आगे आपको ध्यान देना है कि प्रति व्यक्ति आय या औसत आय, यानी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है या औसत आय क्या है, तो दोनों एक ही है, ठीक है। अब है क्या, निकालते कैसे हैं, तो देश की जो कुल आय को क्या करते हैं कि कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं, यानी जो देश की कुल आय को क्या है, कुल जनसंख्या से जब भाग दे देते हैं तो ये औसत आय या प्रति व्यक्ति आय निकल कर आ जाता है, ठीक है। इसका फार्मूला यहाँ पर दिया गया है, इसे आप नोट करके रखेंगे क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे कि भाई प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए आपको क्या करना है कि देश की कुल आय में देश की कुल जनसंख्या से क्या आपको क्या भाग दे देना, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो कुछ आय है और अन्य मापदंड, यानी आय क्या है और अन्य मापदंड, इसको देखते हैं। यानी आप जितने भी टॉपिक पढ़ोगे सब में आपको कुल मिलाकर यही इसमें बताया जाएगा कि जितने भी व्यक्ति होते हैं सबके क्या है विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं, और इसमें केवल आय को ही विकास का लक्ष्य नहीं माना जाता है, बहुत सारे भी क्या है विकास के लक्ष्य में शामिल होते हैं। तो यहाँ पर हम आय और कुछ अन्य मापदंड को भी देखते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी देश में रहने वाले नागरिक को आय के साथ कितनी सुरक्षा दी जा रही है, कितनी यानी कि कितनी आदर मिल रही है, और उनके साथ कितना समानता का व्यवहार किया जा रहा है, और उन्हें कितनी आज़ादी दी जा रही है, यह महत्वपूर्ण है उनके लिए। यानी जो नागरिक होते हैं उनको आय जो मिल रही है वो तो मिल ही रही है, लेकिन इसके साथ उनको कितनी सुरक्षा, कितना आदर किया जा रहा है, कितना समानता का अधिकार मिल रहा है, या उनके साथ उनको कितनी आज़ादी दी जा रही है, ये भी महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर अगर बात की जाएगी तो प्रति व्यक्ति आय की बात की जाती है जब यहाँ पर, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हरियाणा है, केरल है, अब बिहार है, तो 2018-19 के ये आंकड़े हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि जो हरियाणा राज्य है यहाँ की जो प्रति व्यक्ति जो आय ज़्यादा है उससे कम केरल की, और सबसे कम जो यहाँ पर बिहार की है, ठीक है। तो इस आंकड़ा को भी आप देख लेंगे। अगर यहाँ पर बात की जाती है कि शिशु मृत्यु दर की, तो शिशु मृत्यु दर आप आगे देखेंगे, ठीक है। यानी हरियाणा जो राज्य है, केरल है और बिहार है, तो यहाँ पर शिशु मृत्यु दर होता क्या है कि किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आय से पहले जो मर जाने वाले जो बच्चे होते हैं उसका अनुपात दिखाता है, ठीक है। यानी यहाँ पर दिखाया गया है कि शिशु मृत्यु दर में जो है 2018 का आंकड़ा है, जिसमें क्या है कि हरियाणा 30 नंबर पे है, और केरल में सबसे कम शिशु मृत्यु दर है, और बिहार क्या है सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। साक्षरता दर की बात की जाती है तो यहाँ पर जो आंकड़ा दिखा रहा है कि 80% यहाँ पर है हरियाणा में, और 96% जो केरल में, यानी कि सबसे जो ज़्यादा साक्षरता है ये केरल में है। तो यहाँ पर आप इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। आगे देखते हैं कि शिशु मृत्यु दर क्या होता है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है, यानी कि क्या होता है प्यारे बच्चों की किसी वर्ष में पैदा हुए तो शिशु मृत्यु दर क्या होता है कि किसी वर्ष में पैदा हुए जो 1000 जीवित बच्चे होते हैं, यानी कि जो बच्चे जन्म के बाद जीवित रहते हैं, तो 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से कम आयु में जो मर जाते हैं बच्चे हैं, ये उनका अनुपात होता है, ठीक है। तो साक्षरता दर की बात होती है तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो लोगों में जो साक्षरता जनसंख्या का अनुपात होता है ये साक्षर दर कहलाता है। निवल उपस्थिति अनुपात क्या होता है कि 14 से 15 साल की आयु के जो स्कूल के जो बच्चे हैं, यानी स्कूल जो जाने वाले जो बच्चे होते हैं, कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ जो प्रतिशत होता है उसे निवल उपस्थिति अनुपात कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि 14 से 15 साल के कितने जो बच्चे हैं ये स्कूल जा रहे हैं, तो कुल संख्या का प्रतिशत जो निकाला जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं सार्वजनिक सुविधाएं, यानी कि जो पब्लिक को मिलने वाली जो फैसिलिटी है इसको हम सार्वजनिक सुविधाएं कहते हैं। जैसे आप बिजली कह सकते हैं, ठीक है, जल कह सकते हैं, स्वास्थ्य कह सकते हैं। तो ये सारे सुविधाएं जो क्या सार्वजनिक सुविधाओं में आती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है, यानी जब हम बात करते हैं सार्वजनिक सुविधाएं की, तो यहाँ पर सारी सुविधाओं को अगर आप अकेले प्राप्त करना चाहते हैं तो ये आपके लिए संभव नहीं हो पाता है। यानी सार्वजनिक सुविधाओं का मतलब होता है जो सबके लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि जो जेब में रखा हुआ जो आपके रुपया है
वे सब क्या है वस्तुएं एवं सेवाएं क्या आप खरीद सकते हैं उससे। कोई ज़रूरी नहीं कि जो आपके पास पैसा है उससे आप सभी चीज़ वस्तुएं या सेवा को आप खरीद सकते हैं। यानी कि जिनकी आपको एक बेहतर जीवन जीने के लिए ज़रूरत हो सकती है उन सबको क्या केवल उस रुपयों से आप नहीं खरीद सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि एक अकेला व्यक्ति अगर है वह अपनी आय से स्वच्छ वातावरण या असली दवाइयाँ तथा कुछ अन्य सुविधाएं नहीं खरीद सकता है जब तक क्या है सामूहिक प्रयास न किया जाए। यानी कि अगर सभी लोग मिलकर ये प्रयास न करें कि चलो यार उनके आसपास का जो वातावरण है उस वातावरण को हम स्वच्छ कर दें, या अकेला व्यक्ति ये नहीं, या अगर अकेले व्यक्ति के प्रयास से पूरा वातावरण क्या स्वच्छ नहीं हो सकता जब तक सभी लोग उसके प्रति जागरूक नहीं होंगे। ठीक है, यानी ये क्या सामूहिक कार्य हो गया। ठीक है, तो वास्तव में अगर हम कह सकते हैं कि भाई वास्तव में जो जीवन में बहुत सारे जो महत्वपूर्ण जो चेंजिंग यानी कि जो चीज़ें होती हैं, चीज़ों के लिए तो सबसे जो अच्छा एवं जो सस्ता तरीका है कि इन वस्तुओं और सेवाओं को क्या है सामूहिक रूप से मिलकर यानी कि सामूहिक रूप से क्या उपलब्ध कराना है। यानी कि जो ये सारी जो चीज़ें हैं इनको क्या अगर सबसे अच्छा और सबसे सस्ता अगर तरीका हो सकता है तो इनको क्या सामूहिक रूप से उपलब्ध कराया जा सकता है। अगर हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कि सभी लोग क्या अपने घर के लिए अलग अलग सुरक्षा गार्ड की अगर व्यवस्था करते हैं तो ये सबके लिए संभव नहीं है, क्योंकि सबको क्या अलग अलग खर्चा देना पड़ जाएगा। तो लोग आपस में करते क्या है कि आपस में मिलकर क्या है पूरे सभी समूह के लिए यानी कि सभी के लिए वो एक सुरक्षा गार्ड रख देते हैं। जैसे कि आप अपने जब घर से स्कूल की तरफ जब जाते होंगे तो आप बहुत सारे ऐसे कॉलोनी देखते होंगे जहाँ पर क्या है कि सोसाइटी रहती होगी, जहाँ पर एक मतलब कि उनकी बाउंड्री रहती होगी और एक बड़े से गेट लगा रहा होगा। तो वहाँ पर वो एक सुरक्षा गार्ड यानी कि जो व्यक्ति है वो बैठा होगा, तो वो पूरे घर की जो क्या है वो सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके पास होती है कि वो सभी समूह के लिए होता है। तो इस प्रकार से क्या है सभी व्यक्ति क्या अपने लिए अलग अलग क्या है सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ जो है सार्वजनिक सुविधाएं हैं, यानी कि सभी लोग चाहते हैं कि उनको अच्छे प्रकार से स्वास्थ्य की भी सुविधाएं मिलती रहे, शिक्षा की सुविधाएं मिलती रहे। ठीक है, और जब अच्छी शिक्षा आपको मिलेगी तो आपको क्या है सबको क्या है समांतर रूप से जॉब भी कर सकते हैं बाहर जाके, और स्वच्छ जल भी आपको मिलना चाहिए। ये जो क्या सार्वजनिक सुविधाएं होती हैं। अब इसी के साथ अगर हम बात करते हैं मानव विकास रिपोर्ट की, तो मानव विकास रिपोर्ट होता क्या है। यानी मानव विकास जो रिपोर्ट होता है ये देशों की तुलना क्या करता है कि लोगों के शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर क्या है निकाली जाती है। यानी कि जो मानव विकास रिपोर्ट तैयार की जाती है यह क्या है देशों की जो तुलना करते हैं किस आधार पर करते हैं, तो ये 3 आधार हैं। क्या आधार है, शैक्षिक स्तर है, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय। यानी अगर क्वेश्चन में आपसे ये ऑप्शन में देकर पूछे कि मानव विकास रिपोर्ट की तुलना किस आधार पर नहीं की जाती है, तो अगर शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के अगर अलावा कोई और ऑप्शन होता है तो उसे आप क्या है टिक करेंगे। ठीक है, अब ये आपसे एक पूछा जाता है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि यह जो रिपोर्ट है ये जारी कौन करता है, तैयार कौन करता है, तो यह UNDP तैयार करती है। इसका नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, तो इसके द्वारा का ये प्रकाशित की जाती है। अब यहाँ पर जो आपसे बात की जाती है कि विकास की धारणता, यानी इसको आप पहले से पढ़ चुके हैं, यानी कि संसाधन विकास के चैप्टर में पहले चैप्टर में आप इसे पढ़ चुके हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि हम सभी यही चाहेंगे कि विकास का जो स्तर है ये आगामी पीढ़ी के लिए भी बना रहे, यानी कि जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी क्या है ये विकास के स्तर होते रहें। यानी हम कह सकते हैं कि सतत पोषणी विकास क्या है। यानी बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि सतत पोषणी विकास क्या है, तो एक बहुत ही सरल या आसान सी परिभाषा है कि संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे। ऐसा नहीं कि जितने भी संसाधन है वर्तमान समय में हम उनका यूज करके सबको समाप्त कर दें और आने वाली जो पीढ़ी हमारी है उनके लिए कुछ भी बचा न रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि संसाधनों का ऐसा सावधानी पूर्वक उपयोग करना है ताकि केवल वर्तमान पीढ़ी ही नहीं अपितु जो आने वाली जो पीढ़ी है उनकी भी आवश्यकताएं पूरी हो सके, तो उसे हम सतत पोषणी विकास कहते हैं। इसी के साथ जब बात करते हैं नवीकरणीय संसाधन क्या है और नवीकरणीय संसाधन क्या है, तो जब नवीकरणीय संसाधन की बात करते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपने पढ़ा है इसके पहले कि नवीकरणीय संसाधन क्या होता है। यानी हम कह सकते हैं कि नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, यानी कि जिनकी रिकवरी जल्दी जल्दी हो जाती है उसे हम क्या है नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा कह लीजिए, पवन ऊर्जा कह लीजिए, जल कह लीजिए,
पेड़ पौधे कह लीजिए, तो ये क्या नवीकरणीय संसाधन में आते हैं। उम्मीद करते हैं आप इसको समझ में आ गया होगा आपको। तो इसी के साथ हम देखते हैं कि अनवीकरणीय संसाधन क्या है। तो जब अनवीकरणीय संसाधन की बात आती है तो ठीक ये नवीकरणीय संसाधन का विपरीत होता है। यानी हम कह सकते हैं कि अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका जो भंडार क्या है, एक सीमित मात्रा में होता है। या हम ये कह सकते हैं कि भंडार के अगर एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में या रिकवरी होने में हजारों वर्ष लग। ठीक है, आज के एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये सारे क्या है, अनवीकरणीय संसाधन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आप अच्छे प्रकार से समझ चुके होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे आपके भी दोस्त इस वीडियो को देखकर वो लाभ उठा सकें और एग्ज़ाम में सही प्रकार से स्कोर कर सकें। क्योंकि प्यारे बच्चों, वीडियो को बनाने में बहुत समय लगता है, टाइपिंग करने में समय लगता है, तो ये स्पेशल आपके लिए बनाई गई है, एक नोट्स रूप में है कि आपको कुछ ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, केवल वही मेन पॉइंट आपको पढ़ना पड़े जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में आप ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और जो अगला चैप्टर आप किस टॉपिक पे चाह रहे हैं या किस बुक का चाह रहे हैं कि अगली वीडियो किस चैप्टर पर की बनाया जाए। तो जैसे जैसे आप बताएंगे वैसे वैसे क्या हम सभी चैप्टर को एक एक करके सबकी क्या है एक नोट्स की तरह आपको वीडियो उपलब्ध करा देंगे। तो एक बार फिर कहेंगे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार बच्चों।